नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन चैनल पर। आज हम प्राचीन भारत के गुप्त काल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जानेंगे, जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्राचीन भारत में जो महान सम्राट समुद्रगुप्त हुए, जो कि गुप्त काल से थे, उनकी जो जानकारी देती है वह प्रयाग प्रशस्ति देती है। और प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बता दूं कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख था। और इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। और ये जो लेख है, इसमें इसके ऊपर उन राज्यों का वर्णन है जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए तथा उसके अधीन हो गए। तो आइए शुरू करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। प्रयाग प्रशस्ति रचना हरिसेन द्वारा किया गया, यानी इनके द्वारा इसे लिपिबद्ध किया गया। प्रयाग प्रशस्ति में कुल 33 पंक्तियां हैं। प्रयाग प्रशस्ति में इन पंक्तियों का जो अंकन का काम किया था वह तिलक भट्ट ने किया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रयाग प्रशस्ति में अंकन का काम किसने किया था, तो तिलक भट्ट ने किया था। और लिपिबद्ध किसने किया था, हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति की भाषा जो है वह संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है, शैली जो है इसकी चंपू शैली है, यानी गद्य व पद्य दोनों में है। कुल पंक्तियाँ इसकी 33 है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। तो इसमें जो है पाटलिपुत्र को पुष्य नगर कहा गया है। इसमें संधि विग्राहक, कुमारामात्य और कंदाचार्य 3 मंत्रियों का उल्लेख है। इन मंत्रियों के नाम इसमें मिलते हैं। इसके ऊपर इसमें परिषद का एक उल्लेख है जिसको कि समेत कहा जाता था। प्रयाग प्रशस्ति को प्रथम बार पढ़ने का श्रेय 1834 में कैटरन ए टायर को जाता है। पत्थरों में समुद्रगुप्त की आत्मा का श्रेय वह भी प्रयाग प्रशस्ति को कहा गया, यानी कि ये कहा गया कि ये जो पत्थर है, ये प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है उसमें समुद्रगुप्त की आत्मा बसती है, यानी उसकी आत्मकथा पूरी इसी में है। प्रयाग प्रशस्ति मूलतः कौशाम्बी स्तंभ लेख है। इसको अकबर के काल में जहांगीर द्वारा कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया था, इसलिए इसमें अकबर और जहांगीर दोनों का उल्लेख मिलता है। जहांगीर के कहने पर अब्दुल्ला मुस्कम कल्लाम द्वारा इस पर फारसी लेख लिखा गया। और दोस्तों इसमें बीरबल का भी लेख है, यानी अकबर, जहांगीर, बीरबल तीनों के लेख इस पर मिलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन है, जो कि इसकी 7वीं पंक्ति से शुरू होता है, यानी 7वीं पंक्ति से इसके विजय का वर्णन किया गया है। तो समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन जो 7वीं पंक्ति में है उसके बारे में देख लेते हैं। पहला जो है वह आर्यावर्त की विजय थी। और आर्यावर्त की विजय जो समुद्रगुप्त ने की, उसके जो अभियान थे वह 2 चरणों में हुए थे। पहला चरण जो है उसका उल्लेख 13वीं व 14वीं पंक्ति में आता है, जिसमें 3 राज्य थे। कई बार ये सवाल आ जाता है कि वह 3 जो राज्य थे उसमें राजा कौन थे। तो राजा वह 3 थे, अच्युत, नागसेन और कोतकुलज। और जो दूसरा चरण था उसका जो उल्लेख किया गया है वह 21वीं पंक्ति में किया गया है, और इसमें 9 राज्य थे। तो यानी पहले चरण में 3 राज्य थे और दूसरे चरण में 9 राज्य थे। और जो समुद्रगुप्त ने इन राज्यों के लिए जो नीति अपनाई थी वह थी सकल प्रश्नोद्धरण की नीति, यानी कि पूर्ण रूप से नष्ट करके अपने साम्राज्य में मिलाना। दूसरा देख लेते हैं दक्षिणापथ की विजय। इसका उल्लेख इस लेख में 19वीं और 20वीं पंक्ति में किया गया है। 12 राज्यों का जो संघ था उसके विरुद्ध, यानी दक्षिण में जो 12 राज्य थे उनके विरुद्ध समुद्रगुप्त का ये अभियान था। और उन्होंने 12 राज्य के संघ को हराया था, जिसका कि नेतृत्व कांची के जो राजा थे उनके द्वारा किया गया था। और जो समुद्रगुप्त ने जो नीति अपनाई वह ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति थी, जो दक्षिणापथ के जो इन राजाओं के लिए थी, यानी कि जीत कर दया करके छोड़ देना। और जो कांची के जो शासक थे जिन्होंने नेतृत्व किया था उनका नाम था विष्णुगोप। और ये कुछ जो 12 राज्य हैं
उनके नाम हैं, यानी कि जो राज्य है और जो राजा हैं उनके नाम हैं। जैसे कौशल के थे महेंद्र, कांची के विष्णुगोप जिन्होंने नेतृत्व किया था, बेंगी के जो वेंगी है उसके थे हस्तवर्मा, कोराल के मंतराज, कोट्टूर के स्वामीदत्त, कस्थलपुर के धनंजय, देवराष्ट्र के कुबेर, अवमुक्त के नीलराज, एरंडपल के दमन, पल्लक के उग्रसेन, पिष्टपुर के महेंद्रगिरी और महाकांतार के व्याघ्रराज। इसमें से महत्वपूर्ण जो है वह है कौशल, कांची, वेंगी, कुस्तलपुर, अवमुक्त आदि के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। तीसरी जो उनका अभियान था समुद्रगुप्त का, वह आर्टविक के विरुद्ध था। जो आर्टविक राज्य थे उनके विरुद्ध था। आर्टविक राज्य में जनजातीय लोग रहते थे और इसका उल्लेख किया गया है, जो ये लेख है उसमें प्रयाग प्रशस्ति की जो लेख लिखा उसकी 21वीं पंक्ति में। और जो नीति थी समुद्रगुप्त के द्वारा वह थी परिचारिकीकृत की नीति, यानी सेवा में लेना। उन लोगों को ये अपनी सेवा में ले लेते थे। चौथा, पड़ोसी राज्यों के लिए नीति, वह जो थी वह 22वीं और 23वीं पंक्ति में इसका उल्लेख है। और वह नीति थी सर्व कर, दानाज्ञा, कारण, प्रणाम गमन, यानी सभी प्रकार के कर देना, दान देना और प्रणाम करना। इन राजाओं को ये तीनों चीज़ें करनी होती थी जो कि इसके अधीन आए हुए थे। और ये राज्य थे पड़ोसी राज्य नेपाल, दवाक जो बांग्लादेश में, समतट जो पश्चिम बंगाल में, कामरूप जिसका नाम असम है, और कर्तपुर यानी जो पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है वह राज्य थे। पांचवा है विदेशी राज्यों के प्रति नीति, यानी उस समय जो विदेशी राज्य थे उनके प्रति समुद्रगुप्त की क्या नीति थी। तो उसकी नीति 3 तरह से थी। आत्मनिवेदन, यानी स्वयं दरबार में उपस्थित होकर, वह राजा जो थे खुद दरबार में उपस्थित होते थे, उनको होना पड़ता था। दूसरा है कन्योपायन, यानी अपनी पुत्रियों का गुप्त राज्य में जो राजवंश है उसमें विवाह करना। जो इसके अधीन राजा थे उनको अपनी पुत्रियों का गुप्त राजवंश में विवाह करना होता था। गुरुत्व, मंदक, स्वविषय भुक्ति, शासनाय याचना, शासन या आचरण, यानी अपने विषय या भुक्ति के लिए शासनादेश प्राप्त करना। ये 3 तरह की नीति अपनाई थी समुद्रगुप्त ने इन राज्यों के विरुद्ध, जो ये विदेशी राज्य थे उनके विरुद्ध। तो जो विदेशी राज्य थे इनके कई बार पूछे जाते हैं सवाल। तो श्रीलंका, उसके शासक मेघवर्मन थे जिन्होंने बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की याचना की थी। कुषाण, वहाँ जो राजा थे वह किदार थे जो पेशावर में है। शक, जो शक राजा था रुद्र सिंह या रुद्रसेन थर्ड जो कि गुजरात में थे। मरुंद जो पूर्वी भारत में थे। सर्ववासिमी यानी जो इंडोनेशिया में थे। दोस्तों, आज का ये टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।